गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उसके बाद मैकफर्सन, और मैकफर्सन के बाद कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन सॉर। सर जॉन सॉर का पीरियड 1793 से 1798 था। ये इनके काल में पहली बार चार्टर एक्ट बन के आया। फर्स्ट चार्टर एक्ट जो था इनके काल में बन के आया, और खारदा का बैटल इन्हीं के पीरियड में हुआ था। इन्होंने बहुत चालाकी से एक नया नियम लागू किया जिसको हम कहते हैं अहस्तक्षेप नीति। अहस्तक्षेप नीति का मतलब कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए, जिसे हम नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी कहते हैं। उसी समय अहमद शाह अब्दाली, जो कि नादिर शाह का सेनापति था, उसके पोते ने भारत पर अटैक किया था इन्हीं के पीरियड में, सर जॉन सॉर के, लेकिन उसे विफल कर दिया गया। इसके बाद रिचर्ड वेलेजली आता है। वेलेजली, जैसा कि कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो या ब्रिटिश शासन हो, इन दोनों के स्टैबल करने में दो लोगों का हाथ है, एक वेलेजली का और दूसरा डलहौजी का। तो वेलेजली पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक ब्रिटिश एम्पायर का नींव रखा, जिसे पैरामाउंटेंसी सी कहते हैं। ये ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी इन इंडिया की शुरुआत इसी समय हुई। लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का टाइगर कहा जाता है। बंगाल टाइगर जो कि अटैक करने में बहुत तेज था, और यही कारण है कि उस समय से बंगाल टाइगर को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं, जिसके पीठ पे धारी होती है। इसने सब्सिडियरी अलायंस इंपोज किया 1798। 1798 में सब्सिडियरी अलायंस 4 प्रकार के होते हैं, ये समझिए। सबसे पहला कि आप अपना पूरा क्षेत्र दे दीजिए और बाहर का रखवाली हम करेंगे। दूसरा, आप अंदर बाहर दोनों का देखरेख हमारे हाथ में दे दीजिए, और इन दोनों के बदले आपको एक अमाउंट देना होगा। तीसरा, आप एक अपने साम्राज्य का हिस्सा दे दीजिए और हम बाहर और अंदर भी देखभाल करेंगे। और चौथा कि आप पूरा साम्राज्य हमें दे दीजिए, आपको हम पेंशनर देंगे, पेंशन देंगे सारा। इस तरह से उसने एक बहुत बड़ा पैरामाउंटेंसी खड़ा किया, और इसमें सबसे पहले हैदराबाद, इसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, अच्छा मराठा बट गए थे। मराठा, पेशवा, भोसले, सिंधिया, इसमें बटे हुए थे। इन सब के साथ इसने अलायंस किया। इसके अलावा जोधपुर से, जयपुर से, मछेरी से, बूंदी और भरतपुर, यानी कि भारत का वो सारे राजपूताना क्षेत्र और दक्षिण भारत के हिस्सा मराठा, ये सारे लगभग बड़े हिस्से कब्जे में आ गया। उसी समय फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना हुई। साथ ही चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान को मारा गया और उस पर कब्जा कर लिया, इसने दिल्ली और आगरा, जो कि मुगल एम्पायर के कब्जे में था, उसे अपने हाथों में लिया, और साथ ही मुगल एम्पायर को वहां से शिफ्ट करके और कुतुब मीनार के पास रहने दिया, और अंडर, यानी कि अब वो केवल पेंशनर रह गए अंग्रेजों के। और उसी समय सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ, जिसके बाद संधि हुई, और तब कहा जाता है कि लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली ने ही कॉलोनियल सिस्टम में ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे ज्यादा मजबूत किया था। लॉर्ड वेलेजली की अचानक 1805 में मृत्यु हो गई। अब यहाँ के बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, वहाँ का पोस्ट खाली हो गया। तो उस समय कॉर्नवालिस को कुछ समय के लिए बुलाया गया, लेकिन तुरंत कॉर्नवालिस को वापस बुला लिया गया, और भारत के नए गवर्नर जनरल ये बने, बंगाल के नए गवर्नर जनरल बने जॉर्ज वार्लो। जॉर्ज वार्लो के समय वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुए, जिसे बहुत आसानी से दबा दिया गया। इन्होंने भी कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं किया, और इनके बाद लॉर्ड मिंटो फर्स्ट को बनाया गया। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट को जब बनाया जा रहा था, उस समय भारत का जो उत्तर पश्चिम भाग था, जो पंजाब काफी जल रहा था। उस समय पंजाब के महत्वपूर्ण राजा थे राजा रंजीत सिंह। उन रंजीत सिंह को अंग्रेजों के सहायता देने के लिए मित्रवत व्यवहार,
कोई सहायक संधि नहीं, मित्रवत व्यवहार से ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ। और आपको बता दें कि यह ट्रीटी ऑफ अमृतसर अंग्रेजों की चाल रही और एंग्लो अफगानिस्तान वॉर में सबसे ज्यादा पंजाबियों को साथ लिया गया। जैसे ही अफगानिस्तान पे कब्जा करता है अंग्रेज, उन्हें मक्खी की दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंकता है। तो यह संधि लॉर्ड मिंटो के साथ हुई। 1813 में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बन के आते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बाकी जो क्षेत्र जैसे नेपाल छूटा हुआ था, तो एंग्लो नेपाली वार हुआ जो कि लगभग 6 वर्षों तक चला। इस नेपाली वार के जो नेता थे वह अमर सिंह थे, ये गोरखा लीडर थे, और संगोल की संधि से इसे समाप्त कर दिया गया। उसी समय एंग्लो मराठा वार चल रहा था और उसमें मराठाओं के, क्योंकि मराठे 4 भाग में बट गए थे, तो मराठा अपना क्षेत्र कब्जा करना चाहते थे। बाद में उसे समझौता के तरह समाप्त कर दिया गया। उसी समय पिंडारी जो कि बहुत लड़ाके थे, उन्होंने अटैक किया और रिवोल्ट हुआ, और उस पिंडारियों को दबाने के लिए पहली बार, जैसे पहले थाना बनाए गए, थाना में कर्नवालिस के पीरियड में एक सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया गया। अब सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नीचे एक दारोगा पोस्ट गठन किया गया। दारोगा पोस्ट जमींदारों के साथ जबरदस्ती रेवेन्यू कलेक्ट करता था, इसीलिए यह दारोगा पोस्ट बनाया गया। उसके बाद जॉन एडम्स नए वायसराय कुछ समय के लिए बनाए गए और तुरंत ही हट गए। उसके बाद आर्महर्स्ट बने अगले बंगाल के गवर्नर जनरल, और उन्हीं के समय एंग्लो वर्मी युद्ध हुआ। एंग्लो वर्मी युद्ध लगभग 2 वर्षों तक चला और यांगबू की संधि से इसे समाप्त कर दिया गया और बर्मा भारत का हिस्सा हो गया ब्रिटिश अधीन। अब क्या होता है कि 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल बने। इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया और बंगाल के जो गवर्नर जनरल होते थे अब भारत के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। लेकिन जब वे बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उस समय उन्होंने राजा राम मोहन राय के सहायता से 1829 में 17 एक्ट के तहत सती को पूर्णतः बैन कर दिया। हालांकि अकबर ने भी सती को बंद करने का प्रयास किया। अब सती प्रथा एक कानूनी अपराध हो गया। इसके साथ ही 1813 में इसने ठगी प्रथा को बंद किया। ठगी प्रथा को बंद करने के लिए एक कमीशन बनाई गई थी जिसको स्लीमन कमीशन कहा जाता है। तो स्लीमन कमीशन के अगुवाई में यह ठगी प्रथा को समाप्त किया। इसी समय लोग छोटी छोटी कन्याओं की हत्या कर देते थे ताकि शादी विवाह में खर्चा हो, इसलिए इन्होंने गर्ल चाइल्ड की हत्या पर पूरी तरह से रोक लगा दी। और उसी समय इन्होंने कुर्ग और मैसूर को ब्रिटिश कब्जे में लिया। तो अब तक जो थे वह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। और इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया और इसके तहत से विलियम बेंटिक को ही भारत के यानी बंगाल के जगह इंडिया के गवर्नर जनरल बन गए। तो अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसके बाद हम लोग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे।